गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 थर्मोडायनेमिक्स सेकंड चल रही थी अपनी। इससे पहले इसकी एक क्लास हुई थी, उसमें हमने पढ़ा था इसमें जनरल इंट्रोडक्शन और उसके साथ में कार्नोट साइकिल है जो कि एक प्रकार का हीट इंजन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, उसमें उष्मा से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं उसके अंदर। तो जो कार्नोट साइकिल है उसके बारे में, इसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, 2 कंप्रेशन होते हैं, 2 इसमें क्या होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है और एक कौन सा होता है इसमें एडियाबेटिक। ठीक है, ये 4 रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें बताए थे। और लास्ट में इस पूरे प्रोसेस में जो क्यू साइक्लिक है यानी हीट है जो चेंज होता है हीट का, और साथ में जो किया गया कार्य है डब्ल्यू साइकिल के, दोनों हमने वहां से प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। एफिशिएंसी को यहाँ पे हम हिंदी में बोलेंगे दक्षता। ठीक है, तो इस कार्नोट साइकिल की या उष्मा इंजन की क्या देखनी है अपने को, यहाँ पे दक्षता एफिशिएंसी देखनी है। देखें इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी या दक्षता क्या होती है। तो उसमें क्या लिखेंगे हम कि किसी भी उष्मा इंजन को, कोई भी उष्मा इंजन, उसको हम क्या दे रहे हैं, क्यू उष्मा दे रहे हैं। कार्नोट साइकिल है, इसको मान लीजिए हम क्यू उष्मा दे रहे हैं और इसके द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है। ये कार्य किसके द्वारा, उष्मा ना, ये जो हीट इसको देने, ये किस में चेंज हो रही है, वर्क में चेंज हो रही है। तो कार्नोट साइकिल की प्रत्येक इंजन बोले साइकिल बोले सभी की कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन कार्नोट साइकिल की नहीं, सभी की एफिशिएंसी नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है, जनरल डेफिनेशन, वो किस प्रकार से लिखी जाएगी। तो उसमें हम लिखेंगे कि किसी उष्मा इंजन को दी गई उष्मा का वह भाग जो कंप्लीटली वर्क में या कार्य में परिवर्तित हो जाता है, उसे उस उष्मा इंजन की एफिशिएंसी या दक्षता के नाम से जाना जाता है। किसी भी उष्मा इंजन को दी गई उष्मा की वह मात्रा जो पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली कार्य में परिवर्तित हो जाती है, उसे उस उष्मा इंजन की दक्षता के नाम से जानते हैं। दी गई उष्मा का वह अंश जो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाता है, उसे उस उष्मा इंजन की क्या बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल एफिशिएंसी की डेफिनेशन। उसके बाद में आता है कि हम एफिशिएंसी को किससे शो करते हैं। तो इसमें आता है कि एफिशिएंसी को एप्सिलॉन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसके द्वारा शो करेंगे, एप्सिलॉन के द्वारा। अब हमने निकालनी है यहाँ पे कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, दक्षता निकालनी है। तो यहाँ पे देखें हम किस प्रकार से लिखेंगे कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी में। इसमें हम मानेंगे कि मान लीजिए एक उष्मा इंजन है, कार्नोट साइकिल मान लीजिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये 2 उष्मा कुंड है, हीट रिसीवर बोले उनको, उनके बीच में कार्य कर रही है। तो एक को तो हम क्या बोलते हैं, इसमें मानेंगे क्या है अपना हीट इंजन है, उष्मा इंजन बोलेंगे इसको, कार्नोट साइकिल बोलते हैं एक प्रकार से इसको। यहाँ पे हम इसका नाम रख रहे हैं कार्नोट साइकिल। अब क्या हुआ, ये जो उष्मा कुंड है इससे इसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। मान लीजिए इसको क्यू हीट मिल रही है। फिर इसने क्या किया, सराउंडिंग में ये सिस्टम है, इसने सराउंडिंग में कुछ कार्य किया जिसे हम डब्ल्यू से शो कर रहे हैं। फिर जो कुछ उष्मा, कुछ अंश तो इसमें कार्य में चेंज हो गया, लेकिन कुछ उष्मा बची हुई उष्मा को ये उष्मा इंजन, ये जो कार्नोट साइकिल है वो इसको दे देगा। इसको हम बोलते हैं क्यू डैश से। अब जिससे उष्मा ली जाती है उसे हमेशा ही क्या बोला जाता है, सोर्स बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर मान लेंगे T1 है। ये क्या है, उष्मा, इसमें में उष्मा कुंड है वो सोर्स और सिंक दोनों की तरह कार्य करता है। जब इसे हम इससे कुछ उष्मा की मात्रा लेते हैं हीट रिसीवर से, जब फर्स्ट वीडियो में बनाया था हमने उसमें लिखा था कि हीट रिसीवर से जब हम उष्मा की कुछ मात्रा लेते हैं तब तो ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और जब हम इसको उष्मा की कुछ मात्रा देते हैं तब ये सिंक की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे इसको उष्मा दे रहा है ये कार्नोट साइकिल, तो इसको नाम क्या हो जाएगा, सिंक, और इसका टेम्परेचर कितना है, T2 मान दें। अब पता है जिससे ले रहे हैं उसका टेम्परेचर हमेशा ही हाई रहेगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन याद रखना कि T1 टेम्परेचर ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन T2। जिससे उष्मा ले रहे हैं उसका टेम्परेचर हाई रहेगा और जिसको उष्मा दे रहे हैं सिंक को, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम मानेंगे कि माना एक उष्मा इंजन है या कार्नोट साइकिल है जो 2 अलग अलग टेम्परेचर वाले हीट रिसीवर के बीच में कार्य कर रहा है। माना कि इसने एक सोर्स से T1 टेम्परेचर वाले सोर्स से हीट की क्यू मात्रा ली, ठीक है, और इसने डब्ल्यू कार्य किया सराउंडिंग में। कार्य करने के बाद में बची हुई उष्मा को इसने सिंक को दे दिया जिसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, और सोर्स का टेम्परेचर ऑलवेज क्या रहेगा, सिंक के टेम्परेचर से हाई रहेगा। एक एरो से करें इसको, ठीक है,
कि सोर्स का टेम्परेचर T1 ऑलवेज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिंक T2, ये वाला आ गया। अब इससे अपने क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। अब हम लिखें तो इस प्रकार का जो इंजन बनेगा, इस उष्मा इंजन की एफिशिएंसी है वो इसमें हम किससे लिखेंगे, एप्सिलॉन से। तो वो हो जाएगी एप्सिलॉन अपॉन में W अपॉन में Q1। इसको हम Q1 और Q2 लिख देते हैं। तो ये Q1 हमेशा ही ग्रेटर देन चला रहेगी ना Q2 से, क्योंकि तो इसमें उष्मा ले रहा है, उसका कुछ भाग इसमें चेंज हो रहा है, बचा हुआ है वो है Q2। तो Q1 भी इसमें क्या लिखेंगे, Q1 भी ऑलवेज ग्रेटर देन किससे रहेगी, Q2 से। तो ये वाला है कि Q1 उष्मा दी गई उष्मा इंजन को, उसने W कार्य किया, तो उष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित हुआ, वही उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी या दक्षता के नाम से जानी जाती है। तो इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू W अपॉन में Q1। अब पता है W इज इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों हीट का जो डिफरेंस है ना, Q1 उष्मा ली, इस उष्मा का कुछ भाग इसने कार्य करने में खर्च कर दिया, बची हुई इसने Q2 को इसको दे दी, सिंक को। अब इन दोनों हीट का जो डिफरेंस है वो तो W के इक्वल रहेगा। हम बोलेंगे कि इन दोनों हीट का डिफरेंस है ना, उतनी हीट इसने चेंज किस में कर दी, इतनी हीट उसने कार्य में करने में खर्च कर दी। तो क्या गया कार्य इन दोनों हीट के डिफरेंस के क्या रहेगा, इक्वल। और Q1 हमेशा ही ग्रेटर देन होती है Q2 से, तो इसको हम लिखेंगे Q1 माइनस में Q2, कि इन दोनों हीट का जो डिफरेंस है ना, उतनी उष्मा इस कार्नोट साइकिल ने कार्य करने में खर्च कर दिया, ये वाला रिलेशन आएगा। अब इसको 1 नंबर माने, इसको 2 नंबर माने, तो इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या आएगा इसमें कि W की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1। ये बन गई अपनी 3 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अभी तक फाइनल फॉर्मूला नहीं है एफिशिएंसी का। उसके बाद में देखिए इसमें नेक्स्ट चेंज क्या रहेगा, इसमें लिखेंगे इस प्रकार से, इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q1 उसमें देने वाला टेम्परेचर T1 है, Q2 वाले क्या है, T2 है, तो इसको हम T1 माइनस में T2 अपॉन में T1, इक्वेशन नंबर 4। अब ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, मतलब ये वाला साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण नंबर 3 और 4 से ये इसके इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे Q1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस में T2 इज इक्वल टू T1। ये याद रखना है, ये दोनों जो कंडीशंस है ना, इनको याद रखना, ये क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाला बताइए अपने को, T1 की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन T2 से, इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, तो ये वैल्यू किस में आएगी, हमेशा ही पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आई वी नो दैट T1 ग्रेटर देन T2, सो इस कारण से क्या रहेगा कि एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे ना ये हमेशा ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ही किस में आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, कि एप्सिलॉन है वो हमेशा क्या रहेगा, एक धनात्मक वैल्यू होती है। अब Q1 वाले से देखो, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से देखिए क्या आएगा, ये Q1 इसके भी नीचे है, ये Q1 इसके भी नीचे, इसको खोल के लिखें तो इक्वेशन नंबर 3 से क्या बनेगा, Q1 अपॉन में Q1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1, तो ये इससे कट गया, एक आएगा, एक माइनस में Q2 अपॉन में Q1। अब बताए Q2 की वैल्यू ज्यादा है, Q1 की कम है, ये वाली कंडीशन है। जितनी हीट ले रहा है वो कंप्लीटली तो नहीं दे रहा ना इसको, इसका कुछ पार्ट ये वर्क करने में खर्च कर रहा है, बची हुई हीट इसको दे रहा है। तो यहाँ से अपने को पता है Q2 की वैल्यू, सॉरी Q1 की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, Q2 से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, कम वाली संख्या में ज्यादा वाले का भाग देंगे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो एक से क्या आएगी, कम आएगी, एक से यहाँ पे रहेगी कम, तो एक से कुछ कम रहेगी ना, तो इसमें से उसको माइनस करेंगे तो एक, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू वो भी एक से कम ही मिलेगी, क्योंकि इस ये तो टोटल एक है, एक में से यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको भी घटाएंगे अपन, घटाएंगे तो ये टोटल एप्सिलॉन की वैल्यू वो क्या आएगी, एक से कम आएगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एप्सिलॉन, इस प्रकार से। ठीक है, यानी दक्षता का कोई भी उष्मा इंजन हो उसकी दक्षता कंप्लीटली 1 नहीं होती। 1 क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो उष्मा इंजन या कार्नोट साइकिल है वो सोर्स से ली गई हीट को कंप्लीटली वर्क में चेंज नहीं करता, यानी यदि कंप्लीटली इसको वर्क में जितनी Q1 है उतना ही W1
W है, यानी जितनी हीट ये उष्मा इंजन ले रहा है सोर्स से उसको कम्प्लीटली ये वर्क में चेंज कर रहा है, तब तो ये क्या आता 1 के इक्वल आता, लेकिन कम्प्लीटली नहीं करा। यदि कम्प्लीटली ये इसको वर्क में चेंज कर देता तो Q2 नहीं आता, यहाँ पे Q2 आ रहा है, इसका मतलब कम्प्लीटली चेंज नहीं कर रहा है, सारी की सारी उष्मा नहीं दे रहा है, इसको वर्क को कार्य करने में सारी उष्मा खर्च नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका मान 1 तो आएगा नहीं, 1 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी उष्मा इंजन की दक्षता है वो 1 के इक्वल नहीं होती, हमेशा ही 1 से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये वाला रिलेशन आप याद रखें कि हमेशा ही इसकी वैल्यू 1 से क्या प्राप्त होगी, कम होगी, और वो पॉजिटिव में आएगी हमेशा ही। आगे समझ में। अब हम करते हैं इसके 1-2 क्वेश्चन एफिशिएंसी सोल्व करने के, निकालने के। अब देखें इसका क्वेश्चन क्या रहेगा। एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आता है ना कार्नोट साइकिल पे, मतलब आपको 2 टेम्परेचर गिवन होंगे, टेम्परेचर के बेस पे निकालने हैं आपको, और ये हमेशा याद रखना कि वो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्वेश्चन ये है आपके कि एक हीट इंजन है, ठीक है, हीट इंजन है जो कि 130 डिग्री टेम्परेचर और 24 डिग्री टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर उनके बीच में कार्य कर रहा है। और जरूरी नहीं आप इसमें केल्विन में लिखो, T1 T2 की वैल्यू आप सेंटीग्रेड में लिख सकते हो, केल्विन में लिख सकते हो, डिफरेंस चाहिए अपने, तो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्वेश्चन में है कि एक हीट इंजन है जो कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। एक हीट इंजन है जो कि 130 डिग्री और 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कार्य कर रहा है। इस हीट इंजन की या उष्मा इंजन की एफिशिएंसी या दक्षता है वो आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले को आपको लिखना है कि गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो टेम्परेचर दिए हुए हैं, Q1 Q2 हीट देके भी पूछ सकता है आपको एफिशिएंसी, और टेम्परेचर देके पूछ सकता है, क्योंकि एफिशिएंसी के फॉर्मूले में दोनों आते हैं इस प्रकार से कि T1 माइनस में T2 अपॉन में T1, और इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन Q1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1, दोनों सेम ही है। T1 T2 दे तो इससे निकाल लें, और Q1 Q2 की वैल्यू दे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये नहीं बोलेगा कि ये T1 है, ये T2, खुद से देखना है, क्योंकि अपने को पता है T1 ग्रेटर देन T2, तो ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो तो रहेगा T1, तो इसको हम बोलेंगे 130 डिग्री सेंटीग्रेड, और कम वाला टेम्परेचर है वो रहेगा T2, वो आएगा आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फॉर्मूला लगाना है, ज्ञात क्या करनी है अपने को, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और फॉर्मूला टेम्परेचर वाला यूज करें, T1 माइनस में T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 130, T1 है माइनस में 24 और ये वैल्यू रहेगी 130, ये जो T1 ही रखना है ना इस फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.815, ये रहेगी आपकी एफिशिएंसी। अब इसकी कुछ यूनिट्स वगैरह नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी क्या है डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे भी डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या आ गया 0.81, ठीक है। एफिशिएंसी 1 से कम आई है ना, तो वो हमेशा याद रखो कि एफिशिएंसी हमेशा ही लेस देन 1 के इक्वल है वो आएगी। दोस्तों आपको सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसमें टेम्परेचर चेंज करके दे देंगे या हीट देंगे तो भी इस प्रकार से, तो ज्यादा वाली हीट भी Q1 और ज्यादा वाला टेम्परेचर भी क्या रहेगा, T1। ये थे इसमें कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर कार्नोट थ्योरम या कार्नोट फर्मी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका कार्नोट थ्योरम, ठीक है, कार्नोट फर्मी, ठीक है। ये भी एक जो कार्नोट नाम का साइंटिस्ट था उसने ही इस थ्योरम या फर्मी को दिया था। देखें इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा कि यदि दो रिवर्सिबल हीट इंजन होते हैं, दो क्या है इसमें रिवर्सिबल हीट इंजन होते हैं, दोनों अलग अलग टेम्परेचर, दोनों समान ताप वाले सोर्स और सिंक के बीच में कार्य करेंगे। स्टेटमेंट देखना है सबसे पहले, कार्नोट थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या था, तो स्टेटमेंट था कार्नो के द्वारा बताया गया था ये भी। तो यदि दो रिवर्सिबल हीट इंजन, यदि दो उत्क्रमणीय उष्मा इंजन समान टेम्परेचर वाले
सोर्स व सिंक के बीच कार्य करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी इक्वल होती है। ये रहेगा स्टेटमेंट है, ये कार्नोट थ्योरम का कारणों के द्वारा दिया गया था कि यदि दो उत्क्रमणीय उष्मा इंजन समान ताप वाले सोर्स व सिंक के बीच कार्यरत हैं तो उन दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी भी एक दूसरे क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये तो क्या है, सोर्स है, टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं सिंक, टेम्परेचर T2 है। अब माने कि दो हीट इंजन है, एक को हमने नाम दे दिया E, दूसरे को हमने नाम ले दिया E डैश। ये Q हीट, ये वाली Q डैश हीट, सेम वही है। इसके द्वारा किया गया कार्य W, इसके द्वारा किया गया कार्य W डैश। तो वे दोनों हीट इंजन है, एक बार तो इनको हम दोनों को रिवर्सिबल मानेंगे, एक बार एक को रिवर्सिबल, दूसरे को क्या मानेंगे, इरिवर्सिबल मानेंगे। दोनों सेम टेम्परेचर वाले सोर्स, दोनों के सोर्स का टेम्परेचर सेम T1 है, दोनों के सिंक का टेम्परेचर सेम T2 है। इससे किया गया कार्य Q है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, सॉरी W है, W डैश है। ये Q हीट ले रहा है सोर्स से और ये Q डैश हीट ले रहा है सोर्स से। ये तो स्टेटमेंट था, ये हम लास्ट में प्रूव भी करेंगे। इससे पहले हम कुछ और सपोज करते हैं, देखना वो क्या होगा। इसमें हम मानते हैं, ये डायग्राम बन गया सर में, इसमें हम ये मानेंगे कि मान लीजिए ये तो क्या है, रिवर्सिबल है। फर्स्ट इसने क्या मान के परमे दी थी, वो देखें आप क्या रहेगी। ठीक है, देखें इसमें हम पहले क्या मानेंगे कि इसमें आएगा कि कुछ समय के लिए मानते हैं, ये लिखे ना आप कि दो उष्मा इंजन है E और E डैश, दोनों सेम टेम्परेचर वाले सोर्स और सिंक के बीच कार्य करें। सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का T2 है। ये Q उष्मा ले रहा है सोर्स से, W कार्य कर रहा है, ये Q डैश उष्मा ले रहा है, W डैश कार्य कर रहा है। इतनी सब इसमें थ्योरी लिखनी है। उसके बाद में लिखना है कि मान लीजिए कुछ समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो हीट इंजन E है वो तो क्या है, उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, और दूसरा जो हीट इंजन है ई डैश, वो हम मान रहे हैं कि वो इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है। माना कुछ समय के लिए मानते हैं, देखते हैं अपन फिर क्या आएगा कि हीट इंजन ई तो क्या है, रिवर्सिबल है, और ई डैश इसमें क्या है, इरिवर्सिबल है। अब ये जब ई रिवर्सिबल है तो ये क्या करेगा, ये दोनों साइड में चलेगा, एक तो जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक होगी बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, ये वर्क करेगा, कार्य करेगा। वो हमें यहाँ पे लिखना है। Q1 Q2 मान लेते हैं इसको, जैसे ये Q1 है, ये Q1 डैश है, ये Q2 है, और ये क्या है, Q2 डैश है, क्योंकि सिंक को दी जाने वाली उसमें वो भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, अब देखें, अब आइए इसमें फर्स्ट की उत्क्रमणीय इंजन E के फॉरवर्ड, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो उस टाइम फॉरवर्ड में किया गया कार्य W किसके इक्वल आएगा, तो इसने बोले कि फॉरवर्ड में किया गया कार्य इसके Q1 प्लस में Q2 के इक्वल रहेगा। हीट ले रहा है, ये पॉजिटिव में आएगी, इसको दे रहा है, इसमें क्या आएगी, इसमें नेगेटिव में आएगी। खुद कार्य कर रहा है तो क्या गया, कार्य भी इसमें क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो साइन वगैरह सेट करके इसमें आ जाएगी, क्या आएगा, कार्य इसके इक्वल रहेगा फॉरवर्ड में। एक बार तो ये चल रहा है, जैसे कि A से B बना रहा है, B से वापस A बनाएगा, तो फॉरवर्ड हो गया इसके अंदर, और ये हो गया बैकवर्ड। अब ये जब ये बैकवर्ड चलेगा, रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में चलेगा, बैकवर्ड में चलेगा तो इसके द्वारा किया गया कार्य अपोजिट आएगा, दोनों टाइम सेम कार्य करेगा। रिवर्सिबल है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में सेम कार्य करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसमें हम इसको प्लस में, तो ये माइनस में लिखा देगा, इज इक्वल टू माइनस में Q1 और माइनस में क्या आएगा, Q2, इसके इक्वल रहेगा। ये आगे रिवर्सिबल इंजन E के द्वारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने पर इनके द्वारा किया गया कार्य। अब ये जो अनुत्क्रमणीय इंजन है ई डैश है, ई डैश तो क्या है, यहाँ पे अनुत्क्रमणीय इंजन है, तो इसकी केवल एक ही डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा।
तो इसके द्वारा किया गया कार्य W1 किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे Q1 डैश प्लस में Q2 डैश के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये है अनुत्क्रमणीय इंजन E डैश के द्वारा किया गया कार्य, और ये है उत्क्रमणीय इंजन E के द्वारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में किया गया कार्य। उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे इसके बाद में, अब देखिए, अब मान लीजिए इसमें हम ये मान लेते हैं कि इसका जो ये ई वाला है ना, ई रिवर्सिबल वाला, उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन ये वाली, इसको इसको विपरीत, ये तो केवल एक डायरेक्शन में चल रहा है फॉरवर्ड में, जब हम इसको इरिवर्सिबल मान रहे हैं, और ये दोनों में चल रहा है, तो हम माने कि इन दोनों को मिलाकर के हमें एक रिवर्सिबल चाहिए, एक रिवर्सिबल चाहिए, तो इसकी तो फॉरवर्ड रिवर्सिबल है, इसका मतलब उसमें फॉरवर्ड भी होना चाहिए, बैकवर्ड भी होना चाहिए। तो फॉरवर्ड तो हमने किसके काम में ले ली, ई डैश की, और बैकवर्ड हम रिवर्सिबल की बैकवर्ड है ना उसके काम में ले रहे हैं। इन दोनों को मिला के एक उष्मा इंजन बनाया गया, ठीक है। तो इसमें जो उष्मा इंजन बनाया गया, तो इन दोनों को जोड़ के उष्मा इंजन बनाएंगे। इसमें लिखा जाएगा स्टेटमेंट में कि माना कि हम ई रिवर्सिबल जो उष्मा इंजन है उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन को इसको विपरीत दिशा में चला करके इसको हम इरिवर्सिबल उष्मा इंजन ई डैश के साथ में जोड़ देते हैं, तब एक रिवर्सिबल इंजन बन जाएगा। रिवर्सिबल इंजन में फॉरवर्ड इसका रहेगा, बैकवर्ड इसका रहेगा। तो मान लीजिए रिवर्सिबल उष्मा इंजन है, तो हम बोलेंगे इसके दोनों डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड में क्या है, कार्य इक्वल है, इक्वल है। तो इसमें हम क्या मानेंगे, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू ये कार्य माइनस में डब्ल्यू प्लस में ये कार्य डब्ल्यू डैश, वैल्यू रखेंगे माइनस सिक्स की क्या है Q1 माइनस में Q2, और इसकी आ जाएंगी Q1 डैश प्लस में Q2 डैश। अब ये मान लें कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में क्या है, कार्य सेम है, कार्य सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट होकर कैंसिल होकर के जीरो आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये जीरो के इक्वल है। तो मान लीजिए इस साइड इन दोनों को Q1 वाला को यहाँ रख देते हैं, Q2 वाला उठा के इस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या बनाएगा कि माइनस में Q1 और प्लस में Q1 डैश, या फिर इसको प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो इसमें आ जाएगा Q1 डैश और माइनस में Q1 इज इक्वल टू Q2 डैश माइनस में Q2। इस प्रकार से लिखते हैं। ये सारे स्टेटमेंट सही होंगे यदि हम ऐसा करते हैं कि इसकी बैकवर्ड को इसके फॉरवर्ड के साथ में, इसकी तो एक ही है, उसके साथ में जोड़ के उष्मा इंजन बनाए, तो इसमें ये होगा, क्योंकि दोनों में कार्य विपरीत दिशा में और सेम कार्य है। हम ये मान रहे हैं कि दोनों डायरेक्शन में ये उष्मा इंजन सेम कार्य कर रहा है, सेम कार्य कर रहा है। कब कर रहा है, इसका बैकवर्ड इसका फॉरवर्ड सेम कार्य कर रहा है। दोनों के कार्य अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, सेम होने के कारण कैंसिल होंगे, जीरो मान देंगे। जीरो मान लेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये वाला आ गया। अब हम इसमें क्या मानेंगे, कुछ मानेंगे वो देखें। यहाँ तक का हो गया। उसके बाद में हम इन दोनों को रिवर्सिबल में मानेंगे नेक्स्ट में। अब देखेंगे नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या करेंगे। नेक्स्ट में इसमें आएगा कि अब ये माने कि ई डैश की दक्षता है ना, वो उसका मान ई से क्या होता है, अधिक होता है। अब ये माने कि इसकी जो एफिशिएंसी आएगी ना, अब इसकी एफिशिएंसी को हम अपसाइलन होती है एफिशिएंसी, लेकिन सब इस जगह डैश लगा दिया, इसको भी डैश लगा दिया, और इसकी एफिशिएंसी को हमने क्या लगा दिया, अपसाइलन बोल दिया। डैश नहीं लगाएंगे, एफिशिएंसी अपसाइलन से लिखेंगे, इसमें डैश लगा रहे हैं सभी जगह, इससे क्यू डब्ल्यू सभी पे डैश, तो इस पे डैश आ गया। इसलिए अब हम ये मान रहे हैं कि इरिवर्सिबल जो इंजन है ई डैश, उसकी एफिशिएंसी है ई डैश अपसाइलन डैश, इसकी वैल्यू है वो रिवर्सिबल वाले से क्या है, ज्यादा है। ये मान रहे हैं कि दोनों रिवर्सिबल होते तब तो सेम होती, ये तो कार्नोट थ्योरम है, लेकिन दोनों क्या है, एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है, तो सेम तो हो ही नहीं सकती। अब ये माने कि इरिवर्सिबल वाले की एफिशिएंसी और रिवर्सिबल वाले की तुलना में ज्यादा है। अब हम इसमें ये माने ये एफिशिएंसी होती क्या है, ये किसके इक्वल है, तो इसमें लिखेंगे कि डब्ल्यू डैश अपॉन में Q1 डैश, और एप्सिलॉन किसके इक्वल रहेगा, W अपॉन में Q1। अब ये ज्यादा है तो ये वैल्यू इससे भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि W डैश अपॉन में Q1 डैश ग्रेटर देन W अपॉन में Q1। ये है। अब ये मान ले तो ये भी आएगा इसके अंदर,
उसके बाद में नेक्स्ट में हम क्या मानेंगे कि अब मान लें कि डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है। ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है ना, ये वाले फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में किए गए कार्य क्या है, इक्वल है। इसकी बैकवर्ड है, इसकी फॉरवर्ड है, किए गए कार्य क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो W1 डैश इज इक्वल टू W, दोनों के साइन एक दूसरे क्या रहेंगे, अपोजिट में रहेंगे। ये दोनों इक्वल है तो इससे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 लगा देंगे, इक्वल है इस कारण से 1 अपॉन में Q1 डैश और 1 अपॉन में Q1, ऐसे लिख देंगे। अब बताएं Q1 डैश और Q1 खुद में क्या रिलेशन होता है। अब ये क्या है, 1 अपॉन में Q1 बड़ा है लेकिन Q1 डैश क्या है, छोटा है, ठीक है। यहां से देखिए 1 अपॉन में Q1, 1 अपॉन में Q1 डैश बड़ा है तो Q1 क्या रहेगा, छोटा। और ये Q1 है वो क्या है, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू क्या है, छोटी है इसकी कंपेरिजन में, लेकिन Q1 क्या रहेगा, ज्यादा। सिर्फ Q1 डैश Q1 की वैल्यू में देखें तो इन दोनों में रिलेशन है, ये वाला रहेगा कि Q1 यानी कि रिवर्सिबल हीट इंजन को मिलने वाली जो हीट है वो इरिवर्सिबल इंजन को मिलने वाली हीट से क्या रहेगी, यहाँ पे ज्यादा रहेगी। ये वाला यहाँ से आ गया Q1 ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आएगा, Q1 डैश। उसके बाद में देखें अब Q1 डैश माइनस में Q, अभी ये निकाले Q1 डैश माइनस में Q1, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। क्यों, क्योंकि Q1 डैश की तुलना में Q1 बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ी ये बड़ा है, छोटा है, छोटी संख्या में से ये बड़ी वाली संख्या घटाएंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव में। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इसका बैकवर्ड और इसका फॉरवर्ड को मिला के उसमें इंजन बना रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी निकाले तो क्या आएगी, Q1 डैश माइनस में Q1 अपॉन में Q1 डैश। अब बताइए छोटी संख्या, छोटी में से बड़ी वाली संख्या घटाएंगे तो ये हमेशा किस में आएगी, वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और नेगेटिव में कभी भी कोई भी हीट इंजन की एफिशिएंसी नहीं होती, इसका मतलब ये सब गलत है, हम इसको नहीं मान सकते इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे हम एफिशिएंसी को सेम नहीं शो कर सकते, ये कार्नोट थ्योरम हुई नहीं। अब हमें करना है कि कार्नोट थ्योरम है वो एक्चुअल में है क्या, यहाँ तक लिखे। तो अब इसमें कैसा होना चाहिए कि अब हम ये मान लें कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता इसके बराबर हो जाए या फिर इससे थोड़ा सा कम हो जाए, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव आने के लिए हम इसमें चेंज क्या करेंगे वो देखें, चेंज करेंगे हम इसमें कि जो इरिवर्सिबल हीट इंजन होता है ईरेस, उसकी एफिशिएंसी है वो या तो रिवर्सिबल वाले की इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये वैल्यू पॉजिटिव में आए, ये पॉजिटिव में आए, इसके लिए आवश्यक क्या है कि इरिवर्सिबल इंजन है आपका, उसकी एफिशिएंसी E1, उसकी वैल्यू या तो इक्वल होनी चाहिए रिवर्सिबल की एफिशिएंसी के या फिर उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसा रिलेशन कभी नहीं होगा कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा हो और रिवर्सिबल वाले क्या हो, कम हो। हमेशा रिलेशन में क्या लिखेंगे हम कि इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी का मान या तो रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी के इक्वल रहेगा या फिर इससे क्या रहेगा, कम रहेगा। तब जाकर के एप्सिलॉन की वैल्यू दोनों को जोड़ के बनाएंगे, उसमें किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं, निष्कर्ष इसमें ये निकल रहा है कि समान परिस्थितियों में सेम टेम्परेचर वाले सोर्स और सेम टेम्परेचर वाले सिंक के बीच में यदि कोई हीट इंजन है रखे जाए दो और उनमें से एक रिवर्सिबल हो और एक इरिवर्सिबल हो, तो उन दोनों की एफिशिएंसी है तो वहां पे उत्क्रमणीय इंजन की एफिशिएंसी हमेशा ही अनुत्क्रमणीय वाले से ज्यादा रहेगी। इस वाले से कार्नोट थ्योरम नहीं है, सिर्फ हम इससे स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं यदि सेम टेम्परेचर वाले सोर्स और सिंक के बीच में दो हीट इंजन रखे जाए तो रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी एप्सिलॉन हमेशा ही इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी एप्सिलॉन डैश से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये वाला हो जाएगा इसके अंदर। और दोनों यदि क्या आ जाए इसमें, दोनों ही रिवर्सिबल हो तो सेम सेम Q1 डैश डैश तो नहीं लेगा, इसमें सेम ही हो जाएगा, जितने ये लेगा रिवर्सिबल तो उतने हीट ये लेगा। तो उस कंडीशन में Q1 इक्वल हो जाएगा Q1 डैश के, Q2 इक्वल हो जाएगा Q2 डैश के और W इक्वल हो जाएगा W डैश के। ये सब इक्वल हैं तो एप्सिलॉन भी इक्वल हो जाएगा डैश के। कब होंगे, जब ये दोनों क्या हो, रिवर्सिबल हो। इन सभी से ये लास्ट में ये वाला आ रहा है, इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि यदि दो रिवर्सिबल हीट इंजन हैं
और दोनों सेम टेम्परेचर वाले सोर्स और सिंक के बीच में कार्य कर रहे हों तो उन दोनों की दक्षता का मान, एफिशिएंसी का मान भी हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि दोनों जो हीट ले रहे वो भी इक्वल समान मात्रा में लेंगे, दोनों जो हीट सिंक को दे रहे वो भी समान मात्रा में लेंगे और दोनों जो कार्य कर रहे हैं वो भी क्या करें, समान मात्रा में करें। ठीक है, ये थे आपके कार्नोट थ्योरम जो कि लास्ट में प्रूव हो गई कि सेम टेम्परेचर वाले सोर्स और सिंक के बीच में कार्य करने वाले दोनों ही रिवर्सिबल इंजन हो तो उस कंडीशन में दोनों की एफिशिएंसी सेम रहेगी। दोनों रिवर्सिबल नहीं हो तो उस कंडीशन में रिवर्सिबल वाले की एफिशिएंसी ज्यादा और इरिवर्सिबल वाले की एफिशिएंसी कम रहेगी। और मान लीजिए कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए दोनों की इक्वल हो सकती है लेकिन कभी भी इरिवर्सिबल वाले की रिवर्सिबल वाले से एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, यदि आपके कार्नोट थ्योरम। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा आपका स्टैंडर्ड स्केल है टेम्परेचर का। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।